ग्रामीण विकास, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप ग्रामीण विकास और उसके जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को समझ सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानेंगे। ग्रामीण विकास में शाखा और विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे। आजीविका के स्थायित्व के लिए उत्पादक गतिविधियों में विविधता के महत्व को समझेंगे। धारणीय विकास में जैविक कृषि के महत्व को समझेंगे। मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं। श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। थिरुवल्लुर परिचय, अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने यह भी जाना कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी सुलभ नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की आजीविका का मुख्य साधन है। किसी कभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास के केंद्र है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों है? हम अपने चारों ओर और बड़े उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर है कि आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिसका की उत्पादकता अभी भी इतनी ही है कि उससे सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। इसी कारण से देश की 1/4 जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकास ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है वे इस प्रकार है। मानव संसाधनों का विकास, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास; स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता व जन स्वास्थ्य दोनों शामिल है; भूमि सुधार, प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन संसाधनों का विकास; आधारीय संरचना का विकास जैसे बिजली, सिंचाई, साख, ऋण, विपणन, परिवहन सुविधाएं; ग्रामीण सड़कों का निर्माण सहित राजमार्ग की पोषक सड़कें बनाना; कृषि अनुसंधान, विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएं; निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो कृषि और गैर कृषि गतिविधियों से संलग्न हैं उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक उपलब्धता, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधित सुविधाएं तथा सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता, ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। हमने पिछले अध्याय में यह भी देखा कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इन्हें कीजिए। अपने क्षेत्र के समाचार पत्रों का अध्ययन कर मासिक आधार पर उनमें उठाइए। ग्रामीण विकास से जुड़े प्रश्नों तथा सुझाए गए उपायों की जानकारी संग्रह करें। आप निकट के किसी गांव में जाकर उस क्षेत्र के जन समुदाय की समस्याओं की पहचान करें। कक्षा में इसकी चर्चा करें। सरकार की वेबसाइट https www.rural.nic इन से हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं तथा उनके उद्देश्यों की सूची तैयार करें। नहीं हुआ है यही नहीं, नए सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद तो 1991 से 2012 में कृषि की समृद्धि दर घटकर 3% तो ही रह गई है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अस्थिरता आई है। 2014 से 16 के दौरान कृषि, वनिक और मत्स्य पालन की सकल मूल्य की वृद्धि दर 1% से भी कम थी, जो पिछले वर्ष से भी कम है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट का इसका कारण मानते हैं। उनका यह भी विचार है कि अब पर्याप्त आधारित संरचना, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव और अनियत रोजगार में वृद्धि आदि के कारण भी ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही हैं। इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव की झलक देश के किसानों में बढ़ती हुई दुर्दशा और असहायता
के रूप में देखा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्रामीण भारत के शाखा और विपणन व्यवस्था, कृषि गतिविधियों के स्वरूप में विविधता तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने में जैविक कृषि की भूमिका आदि महत्वपूर्ण आयामों पर आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा और विपणन, शाखा कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि, समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती हैं। खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्चे और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का ही आसरा रहता है। स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दर से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेराफेरी का ऐसा कुचक्र चला रहे थे कि वे कभी भी ऋण पास से मुक्त नहीं हो पाते थे। भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ग्रामीण शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत संस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया। आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। हरित क्रांति ने भी ग्रामीण शाखा बाक्स 6.1 ग्राम निर्धन महिलाओं का बैंक, केरल प्रांत में की ओर महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक समुदाय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम कुटुंबश्री है। 1995 में सरकारी बचत और साख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए इस बचत बैंक की स्थापना की गई थी। इस बचत एवं साख सोसाइटी ने छोटी छोटी बचतों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की विशाल राशि एकत्र कर ली। इसे अब सदस्य संख्या और संगठित बचत के आधार पर एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना जाता है। स्रोत कुदुम्बश्री.com। अभी आप भी इस संस्था की वेबसाइट से इसके द्वारा प्रारंभ में उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी पा सकते हैं। क्या आप इन प्रयासों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानें और अपनी कक्षा में चर्चा करें। व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया, क्योंकि इससे ग्रामीण विकास विभिन्न घटकों के उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की। आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु एजेंसी संस्थान जैसे व्यवसायिक क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक शामिल हैं। ये सस्ती ब्याज दरें पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति कराना चाहती हैं। हाल ही में औपचारिक शाखा व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी का भी ग्रामीण शाखा व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि औपचारिक शाखा व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वय साबित हुई। चूंकि इसके लिए ऋण की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्यक ग्रामीण परिवारों की एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए। पर अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मित व्याप्ति की भावना बढ़ती है। इन्हें कीजिए। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में पाएंगे कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं ऋण प्रदान कर रही हैं। इनकी कुछ बैठकों में जाएं तथा इस संस्थाओं के कार्यकलापों पर एक विवरण तैयार करें। इस विवरण में आप उल्लेख करें कि इस संस्था कब आरंभ हुई थी, इसमें कितने सदस्य हैं, कितनी बचत राशि है, किस तरह के ऋण प्रदान किए जाते हैं और इस ऋण का उपयोग कैसे होता है। आप यह भी पाएंगे कि स्वरोजगार के लिए प्रदत्त ऋणों का उपयोग कुछ लोग अन्य कार्यों में कर रहे हैं। ऐसे कुछ कर्जदार से मिले और उनके द्वारा स्वरोजगार संबंधी क्रियाकलापों आरंभ न करें के कारण की पहचान कर कक्षा में चर्चा करें। इस प्रकार एकत्र राशि में जरूरतमंदों सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की राशि छोटी छोटी आसान किस्तों में लौटाई जाती है। ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। मई 2019 तक 54 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह
जी में लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। लगभग 10,000 से 15,000 रुपये प्रति SHG और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG की परिक्रमा निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता को कोष CISF किया SF का सृजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आय सृजन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार को अपना सकती है। इस प्रकार की साख उपलब्धता और अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की है। इन ऋण सुविधाओं का प्रयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है। कर्जदार उत्पादन उद्देश्य के लिए व्यय क्यों नहीं करते व्यय क्यों नहीं करते ग्रामीण बैंकिंग एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन। बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण विकास, ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवाएं और सुविधाएं देने तथा उनकी उत्पादक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इन्होंने सहायता दी है। अब तो अकाल बीते युगों की बात हो गई है। हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार भी बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं, किंतु अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है। संभवतः व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएं जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई हैं। न ये सही ऋण चाहने वाले को ऋण दे पाती हैं और न ही इनकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण असूली व्यवस्था बन पाई है। कृषि ऋणों की असूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है। इन्हें कीजिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो संभवतः आपके पास पड़ोस में भी ऐसी कई तरह शादी हुई हो, या आप दूरदर्शन या समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या किए जाने की घटना से परिचित अवश्य होंगे। इनमें से अधिकांश किसानों ने कृषि और अन्य प्रयोजन के लिए ऋण ले रखे थे। फसल खराब होने, आय अपर्याप्त रहने तथा वैकल्पिक रोजगार का सहारा नहीं होने पर जब वे ऋण चुका पाने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने जीवन को ही समाप्त कर उस ऋण से छुटकारा पाने का प्रयास किया। ऐसे मामलों के बारे में जानकारी एकत्र कर कक्षा में चर्चा करें। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे बैंकों में जाएं। ये प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जिला सहकारी बैंक हो सकते हैं। इनसे जानकारी एकत्र करें कि कितने ग्रामीण परिवारों ने इनसे ऋण लिया हुआ है, सामान्यतः कितनी राशि उधार ली गई है, किस प्रकार के लोग ऋण लेते हैं, ब्याज दर कितनी रहती है और अभी तक कुल कितनी राशि बकाया है। जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से ऋण लिए हैं, यदि वे फसल बर्बाद होने या अन्य कारणों से उन्हें लौट नहीं पा रहे हों तो उनका ऋण माफ कर देना चाहिए, नहीं तो किसान आत्महत्या जैसे कठोर निर्णय ले सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? चर्चा करें। कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वाले की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे हैं? स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इनकार कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसीलिए सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के प्रसार एवं उन्नति में कमी हुई है। स्थिति में सुधार लाने के लिए यह बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि वे केवल ऋणदाता और ऋण लेने वाले के बीच में एक सेतु का काम करें। उन्हें किसानों को मित व्याप्ति के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वे अपने वित्तीय स्रोतों का कुशलतम प्रयोग कर सके। कृषि विपणन। कभी आपने सोचा है कि हमें जो अनाज, फल, सब्जियां आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंचाए जाते हैं? इन्हें हम तक पहुंचाने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में हेराफेरी तथा
खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। प्रायः किसान को बाजार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएं नहीं होती थी, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसीलिए सरकार को निजी व्यापारी को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा है। आइए हम कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए 4 प्रमुख उपायों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी दशाओं विपणन की दशाओं। चित्र 6.1 नियमित अनाज मंडियां किसान और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती हैं। चित्र में ये मंडियों का दृश्य दिखाई गई है। इन्हें कीजिए अपने आस पास की फल सब्जी मंडी में जाएं, उस मंडी की विशेषताओं को ध्यान से देखें और पहचानें। कम से कम 10 अलग अलग फलों व सब्जियों की के मूल उत्पाद क्षेत्र तथा वहां से मंडी तक की दूरी की जानकारी प्राप्त करें। यह भी जानने का प्रयास करें कि वे चीजें किस प्रकार से परिवहन साधनों द्वारा आप तक पहुंचाती हैं और इन्हें परिवहन की लागत का उनकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रायः सभी छोटे कस्बों में नियमित मंडी परिसर होते हैं कि किसान वहां जाकर अपनी उपज बेच सकते हैं। वे कुछ समय तक परिसर में अपनी उपज रख भी सकते हैं। किसी ऐसी एक मंडी में जाएं और उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करें। यह जानने का प्रयास करें कि वहां किस प्रकार की चीजें बिक्री के लिए आती हैं और उनके कीमतों का निर्धारण किस तरह किया जाता है। एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और कक्षा में उस पर चर्चा करें। का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना था। इसी नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ताओं दोनों ही वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हालांकि लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्राम्य क्षेत्रों की मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेल मार्ग, भंडार गृहों, गोदाम, शीत गृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारित संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है, किंतु अभी तक वर्तमान आधारित सुविधाएं बढ़ती मांग को देखते हुए नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना है। गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है, किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई देती हैं, इनके कारण है सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंधन। चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन हैं, जैसे कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार की रखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। इन साधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीबों को सहायकी युक्त सब्सिडाइज्ड कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना रहा है। यद्यपि सरकार ने इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारी, साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञों, समानतों, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों का वर्चस्व बना हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाएं और सहकारिताएं सकल कृषि उत्पादक के मात्र 10% अंश के आदान प्रदान में सफल हो पा रही हैं। शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथों में ही है। सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता न हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम का प्रादुर्भाव। अब यह बात अभी
बात सभी अनुभव कर रहे हैं। इन्हें कीजिए अपने आसपास स्थित किसानों द्वारा प्रयोग की जा रही किसी वैकल्पिक विपणन प्रणाली को देखें। यह नियमित मंडी परिसर से किस प्रकार भिन्न है? क्या उन्हें सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए? यह क्यों होना चाहिए तथा कैसे दिया जाना चाहिए? चर्चा कीजिए है। यदि किसी किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पाद बेच सके तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे की हड़प्पा हड़प्पसार मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायथूबाज नामक फल सब्जी मंडियां तथा तमिलनाडु की उझावर मंडी के कृषक बाजार इस प्रकार से विकसित हो रहे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम के क्षेत्र उदाहरण हैं। ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड बनाने वाली कंपनियां भी अब किसानों के साथ कृषि उत्पादक की खेती, फल सब्जियों के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही हैं। ये किसानों को उचित ब्याज तथा अन्य आगत तो उपलब्ध कराती ही हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती हैं। यह कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं किसानों की कीमत विषयक आशंकाओं और जोखिम का निवारण करेगी, साथ ही इनसे कृषि पदार्थों को के बाजारों का भी विस्तार होगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था से छोटे किसानों की आय में वृद्धि होगी? उत्पाद गतिविधियों का विविधीकरण। विविधीकरण के दो पहलू हैं। एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी और मत्स्य पालन आदि है तथा गैर कृषि क्षेत्र में लगाना है। इस विविधीकरण की आवश्यकता इसीलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने के जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। अतः विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक साधारण आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे। देश में अधिकांश चित्र में प्रदर्शित 6.2 गुड़ निर्माण कृषि क्षेत्र का एक संबद्ध क्रियाकलाप चित्र 6.2 में दिखाई गई है। बाक्स 6.2 तनवा तमिलनाडु में कृषि कार्य में लगी महिलाएं। तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए तनवा नामक परियोजना प्रारंभ की गई है। यह महिलाओं को कृषि उत्पादकता और पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तिरुचिरापल्ली में इथोनी अम्मल द्वारा संचालित प्रशिक्षित महिलाओं समूह क्रीम खाद बनाकर बेच रहा है और इस कार्य से आय कमा रहा है। अनेक कृषक महिला समूह अति लघु साख व्यवस्था का सहारा लेकर अपने सदस्यों को बचत को बढ़ावा देने में सक्रिय है। इसी प्रकार संचित बचत का प्रयोग कर हुए पारिवारिक कुटीर उद्योग गतिविधियां जैसे मशरूम की खेती, साबुन तथा गुड़िया बनाने आदि अनेक प्रकार के आय बढ़ाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित कर रही हैं। कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है, किंतु रबी की फसल के मौसम में तो जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अतः अन्य प्रकार की उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रचार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बन पाएंगे। अतः जरूरत संबंध गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार तथा नए वैकल्पिक आजीविका स्रोत के विकास पर ध्यान देने की है। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है। कृषि क्षेत्र पर तो पहले से ही बहुत बोझ है, अतः बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर कृषि कार्यों से वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। गैर कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अंतर संबंध होते हैं और उनमें स्वास्थ्य समृद्धि की संभावनाएं रहती हैं, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पाद
वाले निर्वाह मात्र की व्यवस्था कर पाते हैं। गतिशील उपघटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन आदि सम्मिलित हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान हैं, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योग को रख सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कलाएं, हथकरघा, चार्ट 6.1 भारत में मुर्गी पालन का वितरण और पशुधन 2012 सुअर 1%, अन्य 1%, भेड़ और बकरियां 16%, मुर्गी 58%, मवेशी और भैंस 24%। स्रोत वार्षिक रिपोर्ट 2010 डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिश रीजन, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। चित्र 6.3 ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ पालन आय वृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत। यदि आप अधिकांशतः ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्ति करती हैं, जबकि पुरुष गैर कृषि रोजगार की तलाश में हैं, किंतु हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों की ओर अग्रसर होने लगी हैं। बॉक्स 6.2 देखें। पशुपालन। भारत के किसान समुदाय प्रायः मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। इसमें गाय, भैंस, बकरियां और मुर्गी, बत्तख आदि बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार की उनकी खाद्य उत्पादक कृषि गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती है। आज पशुपालन क्षेत्र देश के 7 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं। 4.6.1 में भारत में पशुधन का वितरण दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा अंश 58% तो मुर्गी पालन का है। अन्य पशुओं में ऊंट, गधे, घोड़े आते हैं। सबसे निम्न स्तर खच्चरों तथा टट्टुओं का है। 2012 में भारत में 300 मिलियन मवेशी थे, जिनमें से 108 मिलियन भैंसें थी। पिछले 3 दशकों में भारत में डेयरी उद्योगों ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है। 1951 से 2016 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इसका मुख्य श्रेय ऑपरेशन फ्लड दूध की बाढ़ को दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना विक्रय योग्य दूध एकत्रित कर उसकी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करते हैं और फिर उसे शहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था, गुजरात प्रदेश ने दुग्ध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया है। देश के अन्य अनेक प्रांतों में उसी का अनुकरण किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान पर मुख्यतः दूध उत्पादक राज्य हैं। अब मांस, अंडे तथा ऊन आदि भी उत्पादक क्षेत्रों की विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सह उत्पाद सिद्ध हो रहे हैं। मत्स्य पालन मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को माँ या दाता मानते हैं। सागर, महासागर, सरिताएं, झीलें, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह आदि सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं। भारत में बजटीय प्रावधान में वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी में प्रवेश के बाद से मत्स्य उद्योग ने विकास की नई मंजिलें तय की हैं। आजकल देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 65% अंतर्वर्ती क्षेत्रों से तथा 35% महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल उत्पादक का 0.9% है। मत्स्य उत्पादकों में प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। मछुआरों के परिवार का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर तथा गंभीर ऋणग्रस्तता इन मछुआरों समुदाय से आजकल जूझ रहे हैं। यद्यपि महिलाएं मछलियां पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में है। विपणन के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में मछुआरे समुदाय की महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिताओं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से साख सुविधाओं का विस्तार किया जाने की आवश्यकता है। अब अनुभव हो रही है
उद्यान विज्ञान, बागवानी, प्राकृतिक ने भारत को ऋतुओं और मृदा की सम विविधता से संपन्न। चित्र 6.4। भारत में मुर्गी पालन का पशुधन सबसे सबसे अधिक भाग है। चित्र में मुर्गी पालन का दृश्य दिखाई गई है। चित्र 6.5। ग्रामीण परिवार में महिलाएं मधुमक्खी पालन को एक उद्यम क्रिया के रूप में ले सकती हैं। किया है। उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार के बागवान उत्पादों को अपना लिया है। इनमें प्रमुख है फल सब्जियां, रेशेदार फसलें, औषधि तथा सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि। ये सभी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पादक का लाभ 1/3 और सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादक में तो आज विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। कुल मिलाकर फल सब्जियों के उत्पादक में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। बागवानी में लगे कितने लोग ही कृषकों की उन आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग अब नए वंचित वर्गों के लिए आजीविका का को बेहतर बनाने में सहायक हो गया है। पुष्प रोपण, पौधाशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, उत्तक संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। यद्यपि साक्ष्य बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादक का स्तर ही न्यून है। यहाँ भी पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादक के माध्यम से भी धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। मछली पालन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, तथापि मछली पालन के आधिक्य से संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियत और नियंत्रित करना आवश्यक है। मछुआरा समुदाय के कल्याण कार्यों की इस पुनर्रचन करनी होगी कि उनके लाभ दीर्घकालिक हो और उनकी आजीविका का साधन बन सके। बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसे बढ़ावा देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रसार के लिए आधिकारिक संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है। अन्य रोजगार आजीविका विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्वानुमान लगा सकती है। इस तरह से समाज ऐसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समाप्त करने में भी सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकी कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की बॉक्स नंबर 6.3। सांसदों द्वारा गांव के दत्तक ग्रहण। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श ग्राम योजना SAGY नामक एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की जरूरत है। शुरू करने के लिए सांसद वर्ष 2016 तक एक मॉडल गांव के रूप में एक गांव को विकसित कर सकते हैं और 2019 तक 2 और गांव विकसित करने में भारत में 2500 से अधिक गांव को सम्मिलित करने की योजना है। योजना के मुताबिक गांव के मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 और पहाड़ी इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी हो सकती है और सांसदों का खुद का या अपने पति पत्नी की गांव नहीं होनी चाहिए। सांसदों द्वारा एक गांव की विकास योजना की उम्मीद कर रहे हैं कि वे ग्रामीण को गतिविधियों को लेने के लिए प्रेरित करने और स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेंगे। स्रोत www.pibnic
इन बाक्स 6.4 जैविक भोजन। विश्व में जैविक भोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है। अनेक देश अब तक खाद्य उत्पादन व्यवस्था का 10% जैविक कृषि द्वारा उत्पन्न करते हैं। उनके खुदरा व्यापार श्रृंखला और सुपर बाजार जब अब जैविक खाद्य पदार्थों की बिक्री के आधार पर हरित स्थिति प्रमाण चिन्हों से अलंकृत हो चुके हैं। साथ ही जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत परंपरागत पदार्थों की तुलना में 10 से 100% तक अधिक होती है। उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है। अपने अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं बदल सकती, किंतु यह समाज में सृजनात्मक सभ्यता और उनके ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर को उत्पन्न करने की सभ्यता भी है। भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण विकास के लिए हो रहा है। बाक्स 6.3 देखें, धारणीय विकास और जैविक कृषि। कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों में हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजन कीटनाशकों पर आधारित है। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोतों को निस्सारित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही इनके कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। अतः विकास की धारणीयता के लिए पर्यावरण प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए हैं। ऐसी एक प्रौद्योगिकी को जैविक कृषि कहा जाता है। संक्षेप में जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित कर कि उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधि से उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। बाक्स 6.4 देखें, बाक्स 6.5 महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास। जब 1995 में प्राकृतिक नामक गैर सरकारी संगठन ने किशन मेहता ने यह सुझाव दिया कि रासायनिक कीट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली कपास की खेती भी जैविक विधि से हो सकती है, तो नागपुर के केंद्रीय कपास शोध संस्थान के निदेशक ने अपनी अति प्रसिद्ध टिप्पणी की थी, क्या आप सारे भारत को वस्त्र विहीन कर देना चाहते हैं? इस समय तक के 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक विधि से कपास उगाने को प्रतिबद्ध हो चुके हैं। इनके उत्पादन को जर्मनी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एग्रो ने प्रशिक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया है। किशन मेहता का कहना है कि भारत के 78% किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे खेतों के स्वामी सीमांत किसान ही है। इनकी समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का 20% है। अतः दीर्घ काल में ऐसे किसान के लिए मौद्रिक तथा मृदा संरक्षण की दृष्टि से जैविक कृषि ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। अपने क्षेत्र के किसी ऐसे खेत में जाएं जहां जैविक खाद का उपयोग किया जाता है और खेती से संबंधित तरीकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें तथा अपनी कक्षा में रिपोर्ट पेश करें। स्रोत फ्रंटलाइन जुलाई 29, 2005 में प्रकाशित यला बापदाम लेखक ग्रीन और अल्टरनेटिव से उद्धृत। जैविक कृषि के लाभ। जैविक कृषि महंगे आगत संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगत के प्रयोग पर निर्भर होती है। ये आगत सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश के प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पादक को बढ़ती हुई मांग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। अनेक देशों में हुए अध्ययनों से सिद्ध हुआ है रासायनिक आगत से उत्पादित खाद्यों की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। चूंकि जैविक कृषि में
श्रम आगत का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होती है, अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा। अंततः ये उत्पादक विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधि विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं। बाक्स 6.5 देखें। जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की इच्छा शक्ति और जागरूकता आवश्यक है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों के अभाव के साथ उनके विपणन की समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समस्याएं इस विधि को प्रोत्साहन देने में बाधक हैं। यह देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रहती है, अतः बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। यही नहीं, जैविक उत्पादों के रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की भी संभावना रहती है। ये बेमौसमी फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। फिर भी जैविक कृषि धारणीय कृषि के विकास में सहायक है और भारत में निश्चित ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इनका उत्पादन कर लाभान्वित हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुओं का जैविक कृषि विधि का उपयोग कर उत्पादन करना सस्ता होगा? इन्हें कीजिए। भारत में जैविक विधि से उत्पादित 5 लोकप्रिय वस्तुओं की सूची बनाइए। अपने आसपास किसी सुपर बाजार, सब्जियों की दुकान या विभागीय भंडारे में जाएं। जैविक और रासायनिक विधि से उत्पादित कुछ वस्तुओं की कीमतों की जानकारी के साथ साथ यह जानकारी भी प्राप्त करें कि वे कितने समय तक खराब हुए बिना रह सकती हैं और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए किस प्रकार से उनका प्रचार किया जाता है। अपने आसपास की बस्तियों में किसी बागवानी फार्म पर जाएं, वहां उत्पादित वस्तुओं की सूची बनाएं। क्या उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने कृषि स्वरूप का विविधीकरण किया है? उनके विविधीकरण के लाभ और हानियों पर चर्चा करें। निष्कर्ष: एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन बना रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार से उत्पादक कार्यों की ओर उन्मुख कर वहां एक नए उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना आवश्यक हो गया है। ये कार्य हो सकते हैं डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन और ग्रामीण उत्पादन केंद्रों व शहरी बाजार, विदेशी निर्यात बाजारों सहित के बीच संपर्क सूत्रों की रचना। इस प्रकार कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक प्रतिलाभ अर्जित करना संभव हो पाएगा। यही नहीं, आधारी की संरचना जैसे साख एवं विपणन, कृषि हित नीतियां तथा कृषि समुदाय एवं राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायक है। आज हम पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक पृथक विषय मानकर व्यवहार नहीं कर सकते। नई पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकल्पों के आविष्कार या प्राप्ति की भी आवश्यकता है ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना होने पर भी हम धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो पाए। इन विकल्पों में से प्रत्येक ग्राम्य समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चयन कर सकता है। अतः हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध विधियों में से सर्वश्रेष्ठ की पहचान कर उसे चुनना ही होगा। तर्क पर ग्रामीण विकास के प्रयोग की उन सफल कहानियों से है जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में हो चुकी है, ताकि इस व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रक्रिया को और गति प्रदान की जा सके। पुनरावर्तन: ग्रामीण विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है, पर मूल रूप से इसे सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़े रहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक सुनियोजित कार्यविधि माना जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक सभ्यता को पाने के लिए बैंकिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, संचार आदि की आधारिक संरचनाएं के माड़ और गुणवत्ता को सुधारना होगा। पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य गैर कृषि कार्यों को अपनाया जाना चाहिए। इस विविधीकरण से न केवल कृषि के जोखिम कम होंगे बल्कि साथ ही हमारे विशाल ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक धारणीय आजीविका के नए विकल्प भी सुलभ हो पाएंगे। पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय उत्पादन प्रक्रिया के रूप में आज जैविक कृषि का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।